Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Today our topic is AC generator. AC generator और फिर इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब कि जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर देता है या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एसी डायनेमो। तो देखिए फिर एसी जनरेटर क्या करता है। एन एसी जनरेटर इज ए मशीन। एसी जनरेटर क्या है? एक मशीन है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए एंड प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, और साथ में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब सबसे पहले इसका हम प्रिंसिपल करते हैं भाई। ये टॉपिक हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। उसमें क्या था भाई? या तो हम जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और उसके पास कोयल रखी है, उस कोयल में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम कोयल को चेंज कर, मतलब कोयल को मोशन में लेके आए, मतलब कि उस केस में भी फिर क्या हो जाता है भाई? करंट प्रोड्यूस हो जाता है कोयल में। तो ये क्या होता था भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता था। तो उसी के बेस पे ये काम करता है। दैट इज व्हेन ए कोयल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड करवा रखा है और उसमें कोयल रोटेट कर रही है, तो मतलब रोटेट करने का मतलब क्या? कोयल हिल रही है, चेंज कर रही है अपनी पोजीशन लगातार। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई? उसकी वजह से होगा क्या? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल कंटिन्यूसली चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कोयल में। और डायरेक्शन किसके द्वारा दे सकते हैं हम इसके? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल के द्वारा डायरेक्शन करंट की दे सकते हैं। मतलब राइट हैंड फ्लेमिंग रूल मतलब इस तरह से ये हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ये इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन देता है, और ये जो कंडक्टर या कोयल्स या जो भी है वो उसकी मोशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो भी हम 10th में कर चुके हैं, तो इसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो अब हम एक एक करके करते हैं। पहले इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसेंशियल पार्ट ऑफ एसी जनरेटर डायग्राम में दिखाए हुए हैं। पहले आर्मेचर, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? एक आर्मेचर है, यानी कि इसके आर्मेचर यानी कि कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल है। इसके ऊपर क्या है? नंबर ऑफ टर्न है ऊपर के, जैसे कि सॉफ्ट आयरन वगैरह के ऊपर ये नंबर ऑफ कोयल्स होते हैं, जैसे इस आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है आयरन कोर को, और इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न है कॉपर के। तो कोयल रोटेट कर सकती है। एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन दिखाई है, ये क्या है? इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के बाद रोटेट कर सकती है भाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज का केस यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस तरह से आगे है आर्मेचर के बाद फील्ड मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जिसके बीच में क्या है? ये कोयल है। तो इस तरह से एक अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। और जो कोयल है यानी कि इसके बीच में जो है ये मतलब कि परपेंडिकुलर टू है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये डायरेक्शन दिखा रखी है, तो इस तरह डायरेक्शन दिखा रखी है, और ये कोयल इसके क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1 से 2 टेस्ला के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। और अभी स्लिप रिंग ये जोड़े हुए नीचे, स्लिप रिंग ये जो मतलब कि R1 और एक क्या है? R2। स्लिप रिंग जो जोड़े हुए हैं होलो मेटालिक रिंग होते हैं। ये आर्मेचर कोयल के साथ जोड़े हुए हैं। देखो एक आर्मेचर कोयल का एक एंड ये है ए से यहाँ पे, इसके साथ ये जोड़ दिया। दूसरा कोयल का ये एंड डी है, इसको इसके साथ ये रिंग ये जोड़ दिया, इसके साथ R2 रिंग। दोनों जोड़े हुए हैं ये रिंग, ये रहा R2 और एक ये R1। तो इस ये जैसे कोयल रोटेट करती है, ये भी साथ साथ रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। इसी तरह से ब्रुश, जैसे एक ये B1 ब्रुश, एक क्या है? B2 ब्रुश। ये कॉपर मतलब कि जो कार्बन की रोड या मेटल की प्लेट होती हैं, ब्रुश जो होती हैं, देखिए B1
इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ R1 के साथ, और ये B2 R2 के साथ। और साथ में जो ये ब्रश हैं इनका काम क्या है, जो एक्सटर्नल लोड है जहाँ हमने करंट सप्लाई करना है, या जैसे रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने एक्सटर्नल लोड के रूप में, तो वहाँ पर यहाँ से करंट सारा का सारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होकर यहाँ से पहुँचता है। तो इनके ब्रश B1 और यहाँ से ब्रश B2 एंटी क्लॉकवाइज केस, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट केस में इसको लेके चल रहे, तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, करंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, फिर B2 से लेके B1 इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ये क्या थी भाई, ब्रश थी। तो आर्मेचर कोयल एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस हमने यार में बता ही चुके हैं। तो ये हमारा इसका क्या था भाई, कंस्ट्रक्शन था। और इसी में आगे हम इसी क्या कर रहे हैं, वर्किंग। देखिए वर्किंग की भी अगर हम बात करते हैं तो कोयल रोटेट कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका जो एंगल है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल टू द कोयल चेंज कंटिन्यूसली। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोयल दिखा दी मैंने, वो कोयल जो बीच में ली हुई थी। इस कोयल के ऊपर जो नॉर्मल है, मतलब इस कोयल के साथ 90 डिग्री का एंगल जो ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया इस कोयल के साथ डॉटेड लाइन में, इस नॉर्मल के बीच में और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये दिखा रखी है N2S, इनके बीच में जो एंगल है थीटा, वो लगातार चेंज होता रहता है, क्योंकि कोयल क्या रहती है, मूव करती रहती है। और ये जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक यानी कि नॉर्मल ये चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा भाई। तो टू स्टार्ट विद सपोज द प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर, स्टार्टिंग में हमने मान लिया भाई ये परपेंडिकुलर है, बाद में चेंज होती जाएगी। तो स्टार्टिंग की बात हम करते हैं, तो वह AB इज फ्रंट एंड CD एट बैक। देखिए पहले केस में हमने स्टार्टिंग में मान लीजिए AB तो क्या है, फ्रंट में, ये डायरेक्ट लाइन से दिखाया हुआ है, और CD डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। जिस तरह ऐसे अगर हम लेके चल रहे हैं, जिस तरह भाई ये है, एक हम फ्रंट में लेके चल रहे हैं, जिस तरह से ऐसे भाई ये इधर का हिस्सा है, इस साइड का फ्रंट से दिख रहा है, वो पीछे का हिस्सा है, पीछे वाले को डॉटेड से लिखा है। यानी AB स्टार्टिंग में क्या है, फ्रंट में, और CD क्या है, बैकवर्ड का जो मतलब पीछे का जो हिस्सा है। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो करंट मूव कर रहा है A से B और C से D, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, तो उसकी डायरेक्शन ये रहेगी A से B और C से D। जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद, तो ये मतलब कि CD फिर क्या आ जाएगा फ्रंट में। जैसे ये इस तरह था, हाफ रोटेशन हो गया, मतलब कि पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया और ये आगे वाला पीछे चला गया, तो फिर क्या हो गया भाई, CD आगे आ गया जो डार्क दिखाया हुआ है, और AB पीछे चला गया। तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी भाई करंट की, यानी कि D से C और B से A, इस तरह से। तो इसके केस में मैंने यहाँ पे जो लिया था, इसके केस में करंट की डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में B2 से लेके B1 है। जब हाफ रोटेशन हो गया तो फिर CD ऊपर आ गया, डायरेक्शन चेंज होगी, तो मतलब फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, D से C और B से A, उल्टी डायरेक्शन होगी। तो फिर यहाँ बाहर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर B1 से B2 हो जाएगी। यहाँ क्या थी, B2 से B1 थी। तो अब ये चेंज हो गया, जैसे ही चेंज होता है उसके अब हाफ रोटेशन के बाद दोबारा से फिर AB फ्रंट में आ जाएगा और CD पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से वही यही सिचुएशन दोबारा फिर आ जाएगी। फिर हाफ रोटेशन के बाद फिर ये, हाफ रोटेशन के बाद फिर ये, मतलब कि हाफ रोटेशन के बाद ऑटोमेटिक इसकी मतलब कि जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती रहेगी। और इस तरह से ये करंट जो इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट है वो क्या है, अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग करंट होगा इसके अंदर। तो इस तरह से इसकी ये थी वर्किंग। देखिए तो डायरेक्शन चेंज रहते होगी हाफ रोटेशन के बाद, हैंस द करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम पढ़ चुके हैं भाई, द इंड्यूस्ड करंट अपोज द मोशन विच प्रोड्यूस इट, जो इंड्यूस करंट है वो उस मोशन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, या EMF भी उसका अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। सो इट इज
मैकेनिकली वर्क डन इन रोटेटिंग आर्मेचर, तो इसका मतलब जो एक कोयल है इसको रोटेट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि ये रोटेट करती है और जो करंट इंड्यूस हो गया या ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसमें, वो उसका विरोध करता है, उसका अपोज करता है। तो मतलब कि उसके अपोजिट फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल कोई ना कोई मैकेनिकली वर्क करना पड़ता है। सो इट इज़ मैकेनिकल वर्क डन इन रोटेटिंग आर्मेचर अगेंस्ट द अपोजिशन, तो उसको रोटेट करवाने के लिए तो हमें वर्क करना पड़ता है। और जो वर्क हमने किया मैकेनिकल वर्क, वो मैकेनिकल वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम एक्सटर्नल वर्क किसके द्वारा कर सकते हैं, टरबाइन के द्वारा, जैसे कि मतलब की बात हम करते हैं थर्मल प्लांट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे टरबाइन वो काम करती है उसे रोटेट करवाने के लिए, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क। स्टीम या फिर डीजल इंजन का हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो घरों में जनरेटर की बात हम करते हैं वहाँ पे डीजल इंजन होता है, वो इसको रोटेट करवाता है, मतलब वहाँ से मैकेनिकल वर्क हो रहा है रोटेट करवाने में, और वो चेंज किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फिर। तो इस तरह से ये इसकी वर्किंग थी। इसके बाद आती है इसकी थ्योरी। देखिए, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ या करंट कितना इंड्यूस हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी थ्योरी है। तो एन मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न इन द कोयल, कैपिटल एन हमने क्या ली है, नंबर ऑफ टर्न कोयल के। ए एरिया इनक्लोज बाय ईच टर्न, एक टर्न का एरिया क्या है, ए है। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और एंगल थीटा क्या है भाई, जो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, जो नॉर्मल है किसके ऊपर, जो कोयल थी, कोयल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉप किया, और डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एन से एस, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे निकालते थे, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालते रहे हैं इसी चैप्टर में, क्या आता था, बी डॉट ए। अब एन के केस के लिए है तो ये एक टर्न के लिए ये था, कोयल के लिए सिंगल टर्न के लिए, और एन के लिए फिर एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा, एन साथ में रहेगा। अब थीटा यहाँ से हम ये देखें अगर थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हम करें क्योंकि रोटेट कर रही है यहाँ पे कोयल, एंगुलर वेलोसिटी की बात अगर करें तो इनके एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम ये होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल बटे में टी। तो थीटा क्या आ गया, ओमेगा टी, तो थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, ओमेगा टी, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ओमेगा टी रख दिया। तो देखिए, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल चेंज, और थीटा जैसे चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम ई द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल, तो ईएमएफ इंड्यूस हम कैसे निकालते हैं, पहले निकालते भी हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन डी फाई बाई डी टी, माइनस इसलिए क्योंकि ये क्या आता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है, तो यानी कि माइनस के डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हम यहाँ से ये रख देंगे, जो हमने फाई की वैल्यू निकाली है, एन ए बी कोस ओमेगा टी ये रख दिया हमने। अब इसके अंदर हमारे पास एन ए बी, इनका फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है टाइम के साथ, कोस ओमेगा टी, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे पीछे वाला, डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ले देता है माइनस साइन ओमेगा टी, और बाद में फिर डेरिवेटिव होता है ओमेगा टी का, तो उसका क्या आता है ओमेगा, तो ये आ जाएगा फिर माइनस एक पहले से था एन ए बी, और इसका क्या आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे दोबारा तो ओमेगा टी का क्या आता है ओमेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा भाई प्लस, तो फिर एन ए बी साइन ओमेगा टी रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा भाई, जब ये साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है भाई, 90 डिग्री पे, मतलब कि प्लस और माइनस 1 होती है, जिनके 270 पे और 90 पे, तो यानी प्लस और माइनस 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस केस में फिर हम ई मैक्सिमम जब निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, तो उसको किसने रिप्रेजेंट कर दिया, ई नोट से, तो एन बी ए, तो उस केस में साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो फिर ये आ जाएगा। अब ई नोट एन ए बी ओमेगा की तरह क्या रख दिया, ई नोट, और साथ में क्या था भाई साइन ओमेगा टी, तो ये ई क्या आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखिए, तो इसके बाद भाई वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन वेरी कर रही है प्लस और माइनस 1 के बीच में, तो साइन आर पोलैरिटी ईएमएफ आर करंट चेंज, इसका मतलब
साइन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है भाई, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरह से। तो नोट हम जिस तरह डायग्राम में दिखाई हुई है, साइनसोइडल वेव जिस तरह से मूव करती है भाई, जीरो, साइन जीरो, यहाँ पे चलिए जीरो होता है, फिर साइन 90 पे क्या होता है, 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, फिर पाई पे वापस फिर जीरो, फिर इधर 270 पे फिर -1, फिर 2 पाई पे फिर जीरो, इस तरह से मूव कर रही है साइन की वैल्यू। तो इसका मतलब जो EMF है या जो ये करंट है वो किस तरह का है, मतलब कि एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है, मतलब अल्टरनेट हो रहा है ऐसा, एक बार वैल्यू इंक्रीज फिर डिक्रीज, दोबारा फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। तो देखिए EMF इन एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ है, 90 डिग्री पे, ये रही इधर 270 पे, और मिनिमम क्या है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो चेंज इन फ्लक्स ग्रेटर एट दिस पॉइंट, इन पॉइंटों पे इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो तभी तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज पीरियोडिकली एंड देयरफॉर करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो करंट की वैल्यू हम निकालें, जैसे आई डॉट से दिखाया हुआ ये V/R होता है, V की जगह यहाँ पे क्या, इंड्यूस्ड EMF यानी कि E/R, इंड्यूस्ड EMF हमने पीछे रिजल्ट निकाला अभी, E0/sin⍵t/R। तो E0/R की जगह क्या रख दिया मैंने, I0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, जैसे पीक पे वैल्यू थी, तो ये इसकी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी यहाँ से आ जाएगी। तो अब वापस फिर यहाँ पे वैल्यू रखते ही नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पीक वैल्यू फिर हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। और पीछे जो हमने इक्वेशन निकाली थी अभी, देखिए अभी निकली थी हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन निकली थी अभी, E0sin⍵t। इस इक्वेशन को चाहे तो हम थोड़ा इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, E0sin 2π/μ/t, फ्रीक्वेंसी के केस में दिखा सकते हैं, क्योंकि म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जनरेटर कोयल, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी, यानी कि ω/t को हम क्या, ओमेगा को क्या रख सकते हैं, 2π/t, क्योंकि θ/t है, 2π एंगल 360 का, और t क्या है, टाइम पीरियड है। तो इस तरह से हम रखते हैं। तो 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू, तो यानी 2π/t, ये वैल्यू हम यहाँ इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या था भाई, AC जनरेटर था। ये जो करंट की जो वेव है, ये जो मूव कर रही है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। जैसे π/2 पे मैक्सिमम है, यहाँ 0 है, इधर टाइम T/4, टाइम क्या हो गया, हाफ, यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गई। तो ये सिंगल फेज है। डबल फेज के लिए हम, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कोयल ली है, डबल फेज के लिए 2 कोयल हो जाएंगी, ट्रिपल फेज के लिए 3 फेज हो जाएंगी। नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो 3 फेज होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये AC जनरेटर का टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।